सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
उसमें क्या होता है कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, 10th में पढ़ेगा। बेंजीन के स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 कार्बन एटम के साथ क्लोरीन जुड़ा रहता है, ठीक ना। साइक्लिक कंपाउंड है एक तरह का, तो अभी साइक्लिक नहीं पढ़ना है। फॉरेस्ट फायर्स, नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स। उसके बाद फिर लिखो नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स के बाद अगला लिखेंगे, हाँ वो तो होगा नेचुरल डिजास्टर्स कर दो। नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स। फिर लिखाइए देखिए जी, मोटर व्हीकल 16 नहीं लिखा है, डीजल पेट्रोल का यूज होता है उसमें। चलो अगला लिखो, हाँ बर्निंग ऑफ सॉलिड डोमेस्टिक फ्यूल्स। अगला टॉपिक सर इसी में है, काउज में है, बर्निंग ऑफ सॉलिड डोमेस्टिक फ्यूल्स। डोमेस्टिक फ्यूल्स। एक और देखो, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। चलो देखो, तो इतना सारा क्या है, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसके कॉज को लेकर एक्सप्लेन किया जा रहा है, सब पर क्या करेंगे, 3 to 4 सेंटेंस लिखेंगे समझ लेने के बाद। पहले बढ़िया से समझना, देखो एक एक करके समझते हैं। पहला है जैसे डिफॉरेस्टेशन, तो होता क्या है कि फॉरेस्ट के प्लांट और ट्रीज, फॉरेस्ट का जो प्लांट और ट्रीज होता है वो एयर का प्यूरिफिकेशन करता है। कैसे, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे लिए हार्मफुल गैस है, ठीक ना। यही वजह है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा ही क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नहीं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्लांट यूज करता है कौन प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और उस प्रोसेस में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और उसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, फॉर्म करता है। और वो ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। प्लांट के लिए ऑक्सीजन हार्मफुल, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस में जो बन रहा ऑक्सीजन वो हार्मफुल है। रेस्पिरेशन में वही ऑक्सीजन यूज करेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड के यूज कर करके ग्लूकोज जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज बनने के साथ जो ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन उसके लिए हार्मफुल है। इसलिए उस ऑक्सीजन को क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। और प्लांट द्वारा रिलीज किए गए ऑक्सीजन गैस हमारे लिए क्या है, यूजफुल है नहीं। तो उस हर लिविंग बीइंग्स के लिए यूजफुल है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन गैस का यूज करता है रेस्पिरेशन। तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच बैलेंस सिचुएट हो जाता है, नहीं बैलेंस बना रहता है, मेंटेन रहता है। तो एयर एक तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। हार्मफुल गैस एटमॉस्फेरिक एयर का प्लांट यूज कर लेता है, उसके बदले में यूजफुल गैस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन के कारण प्लांट और ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा नंबर में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उसका नंबर तब कम गया है, प्लांट ट्रीज कम गया है, फॉरेस्ट जो यानी कम गया है, उसका एरिया घट गया है। इस वजह से अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर का अनबैलेंस हो गया, यानी एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया है, और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी घटता जा रहा है, ठीक ना। इससे एयर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। एक पहला क्या हो गया, कॉज डिफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज।
तो होता क्या है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के कारण क्या होता है कि एयर का पोल्यूशन होता है। कैसे? क्योंकि फैक्ट्रीज में भी क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में कोल का बर्निंग होता है, कोल जलाया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत सारे सब्सटेंस को मेल्ट करना पड़ता है, मेल्ट करके प्रोडक्शन किया जाता है। उसके मशीन्स जो है यानी क्या होता है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी से चलता है, ठीक ना। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कोल का जो बर्निंग किया जाता है, तो कोल के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़े थे पिछला क्लास में, चैप्टर वाला में, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और यही कोल में क्या होता है, सल्फर पार्टिकल्स भी होता है, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, जब बर्न करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। उसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड भी रहता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ज्यादा से ज्यादा नंबर में सिचुएट करने से उसके चिमनी से, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के चिमनी से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो यानी हार्मफुल और पॉइजनस गैसेज रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेरिक एयर में मिलकर एयर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। इससे एयर का पोल्यूशन बढ़ रहा है। उसके बाद फिर तीसरा क्या है, हाँ, यूजेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स का भी जो है नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मोटर व्हीकल्स में क्या होता है, एनर्जी के रूप में किसका यूज किया जाता है जी, डीजल और पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो डीजल और पेट्रोल जो यूज हो रहा है मोटर व्हीकल्स में, वो डीजल और पेट्रोल जो होता है उसका भी बर्निंग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में वो भी मिलता है। मोटर व्हीकल्स में डीजल पेट्रोल का एक्सेसिव यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। तो मोटर व्हीकल्स के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक एयर में मिल करके और एयर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। उसके बाद फिर क्या है, हाँ, हार्मफुल और वेपराइज केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हार्मफुल और वेपराइज केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स पड़े होंगे एग्रीकल्चर में। क्रॉप प्रोडक्शन, वेपराइज मतलब वेपर में चेंज होने वाला, ठीक ना। परफ्यूम देखा है, परफ्यूम के लीड को खोल दो तो अपने आप जो यानी खुशबू आना शुरू हो जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है। नहीं, वो कैसा केमिकल है, वेपराइज केमिकल। घर में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, उसको अगर ओपन कर देते हैं उससे स्मेल आना शुरू होता है ना, तो कैसा केमिकल हो गया, वेपराइज केमिकल, वेपर के फॉर्म में चेंज होने वाला केमिकल, तो वेपराइज केमिकल हो गया। नेफ्थलीन बॉल भी होता है, ये पढ़ा था सब्लिमेशन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा नहीं जी केमिस्ट्री में, अच्छा तू लोग नहीं पढ़ा है। सब्लिमेशन एक जो यानी प्रोसेस होता है जिसमें अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, केमिकल्स जो है वेपर बन करके रिलीज होता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज करता है, डायरेक्ट जो यानी क्या बन जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज कर जाता है। तो वैसा केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जब स्प्रेइंग करेंगे उसके लीड को खोलते ही जो यानी उसका पॉइजनस स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो उसका स्प्रेइंग एग्रीकल्चर में जब होगा तो वेपराइज केमिकल्स और उसका जो यानी ड्रॉपलेट्स भी जो यानी क्या होगा, स्प्रे किया जाएगा। तो उस क्रम में क्या होता है कि वो एयर के साथ मिल जाता है, एयर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और आसपास के सराउंडिंग को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है। और उसी तरह एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन में CFC यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो जब डिकम्पोज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो डिकम्पोज होकर के पहुंच जाता है ओजोन लेयर में, पढ़ा है ज्योग्राफी में ओजोन लेयर, हाँ। तो ओजोन लेयर में पहुंच जाता है और ओजोन लेयर में वहां पहुंचने के बाद क्या करता है, ओजोन लेयर में जो ओजोन गैस का प्रेजेंस है उसको डिकम्पोज करने लगता है, तोड़ने लगता है। हाँ, O3 जो है, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, उसको डिकम्पोज करेगा O2 प्लस O में, ऑक्सीजन का 2 एटम O प्लस O मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने लगता है। मतलब वो लेयर जो है धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगता है, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक ना। तो ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, DDT और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हार्मफुल और वेपराइज केमिकल्स है, इसका एक्सेसिव यूज जब किया जाता है तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसके बाद और आगे क्या है जी, फॉरेस्ट फायर्स। होता क्या है कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ जाने से क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग का नीड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, बेसिक नीड जो है आज फुलफिल करने के लिए क्या किया जा रहा है, जहां पर पहले एग्रीकल्चर होता था
कल्टीवेशन होता था, क्रॉप प्लांट का कल्टीवेशन करके फूड प्रोडक्शन किया जाता था, वहां पर घर बना लिया गया। किसी के घर में 40-50 साल से कोई बुजुर्ग रह रहे होंगे, उनसे पूछना, ये जो कंकड़बाग एरिया था पहले एग्रीकल्चरल एरिया था, यहाँ कल्टीवेशन हुआ करता था, जो एशिया का दूसरा बड़ा कॉलोनी बसा हुआ, ठीक ना। तो ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन बढ़ा तो शेल्टर के नीड को फुलफिल करने के लिए क्या किया, जहाँ पर कल्टीवेशन करता था, क्रॉप प्लांट्स का कल्टीवेशन करके फूड प्रोडक्शन किया करता था, वहाँ पर तब घर बना लिया, तो एग्रीकल्चरल एरिया खत्म हो गया। कब गया, तब उस केस में एग्रीकल्चरल एरिया को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके एग्रीकल्चरल एरिया में चेंज किया गया, और जहाँ पर थोड़ा बहुत फॉरेस्ट एरिया बचा हुआ था वहाँ पर और ज़्यादा प्लांट और ट्रीज का प्लांटेशन करना शुरू किया, ताकि ये जो डिफॉरेस्टेशन से अनबैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस किया जा सके। तो फॉरेस्ट क्या हो गया, बहुत डेंस हो गया, घना हो गया। आज उस फॉरेस्ट में आंधी तूफान जब आता है, हल्का भी जो यानी प्लांट और ट्रीज आपस में टकराते हैं, तो सूखा हुआ प्लांट और ट्रीज क्या करता है, फ्रिक्शन के कारण सूखा हुआ प्लांट और ट्रीज में फैट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक ना। टकराएगा तो फ्रिक्शन होगा ना जी, पढ़ा है फ्रिक्शन, एक में तो पढ़ना है फिजिक्स में। तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, वहाँ फैट प्रोड्यूस हो जाता है, फैट प्रोड्यूस हुआ तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है यानी फैट में जलना शुरू हो जाता है। तो उसके जो यानी जलने के कारण क्या होता है, हार्मफुल और पॉइजनस गैसेज एटमॉस्फेरिक एयर में रिलीज होते हैं। वहाँ जो वुड जल रहा है, सूखा हुआ पेड़ जल रहा है, ग्रीन जल प्लांट्स ट्रीज सब जो जल रहा है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो तो वेस्टलेस है, उसका तो कोई यूज होगा नहीं। यही सूखा हुआ पेड़ का जो वुड होगा उसको घर में लाकर जलाएंगे तो क्या होगा, फ्यूल के फॉर्म में यूज होगा, खाना बनाने में उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो जल गया फॉरेस्ट में वो तो यूजलेस हो गया, और उसके बर्निंग से जो हार्मफुल और पॉइजनस गैसेज रिलीज हुआ वो क्या करेगा, एयर को पॉल्यूट करना शुरू कर देगा। नहीं तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है। अर्थक्वेक आता है माउंटेन एरिया में, माउंटेन को एकदम तोड़ देता है, माउंटेन के ब्रेक डाउन करने से बहुत सारा पार्टिकल्स क्या होता है, एयर में मिलता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वोल्केनिक इरप्शन होने के क्रम में भी क्या होता है, वोल्केनिक सब्सटेंस जो है यानी अर्थ सरफेस से जब वो बाहर आता है तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मैग्मा शायद उसको बोलते हैं, वो जो यानी क्या होता है, यानी फैल जाता है, स्प्रेड होता है, नहीं वो स्प्रेड होता है सरफेस पर। और इसके साथ साथ गैसियस सब्सटेंस भी होता है। गैसियस सब्सटेंस कहाँ मिलता है, एयर के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, और एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। नहीं तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और क्या है, बर्निंग ऑफ सॉलिड डोमेस्टिक फ्यूल। घर में पहले जो यानी खाना बनाने के लिए क्या यूज होता था, वुड यूज होता था, सॉलिड फ्यूल है, हाँ गोइठा, काउडंग केक, शायद काउडंग केक उसको बोला जाता है, काउडंग केक जो यानी यूज होता था, अभी भी यूज होता है बहुत जगह। उसी तरह फिर कोल यूज होता है। तो इसके बर्निंग से क्या होता है, ये सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड डोमेस्टिक फ्यूल है, इसका कंप्लीट कंबशन कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो कंप्लीट इनकम्प्लीट मिला हुआ फॉर्म में होगा, ठीक ना। शुरू में इनकम्प्लीट कंबशन ही होता है। तो इसके बर्निंग से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोल जल रहा है तो नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड होगा। और ये सभी जो है हार्मफुल और पॉइजनस गैसेज एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, इससे एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। अगला क्या है, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक ना। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह का जो है यानी रिएक्शन होता है, एलिमेंट के एटम में दो तरह का रिएक्शन होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके जो है एटम पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग किया जाता है तो उसका एटम डिकम्पोज होने लगता है यूरेनियम का, और डिकम्पोज होकर के क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। और इसके साथ साथ उससे गैसियस सब्सटेंस भी जो है रिलीज होता है, रेडिएशन भी रिलीज होता है, बहुत सारा हार्मफुल रेज भी निकलता है, जो एयर के साथ मिल करके क्या कर देता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है। जापान में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम यूज किया गया। एटम बम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में जो यानी उसमें यूरेनियम जो है यूज किया जाता है एटम बम बनाने में, और उसी के एटम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है। तब जो है यानी क्या होता है, वो एक्सप्लोजन करता है, और एक्सप्लोजन कर करके लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, बहुत सारा हार्मफुल रेज निकलता है, अल्फा बीटा गामा जैसा रेज निकलता है उससे,
अब तीनों ही रेज हमारे लिए क्या है, हार्मफुल, ठीक ना। और साथ साथ जो उससे गैसियस सब्सटेंस रिलीज हुआ वो एयर के साथ मिक्स करके होकर के एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो इससे भी एयर पॉल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एयर पॉल्यूशन को होने का ये इतने सारे कॉजेज हैं। कितना कॉज लिखाए हैं, 8 आधा बोलता है, ठीक। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो देखिए, एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अभी 4 काउज जो है लिख के दिखाना है, ज्यादा नहीं। ऐसा करो, अभी 2 शुरू का 2 लिख के दिखाओ, एयर पॉल्यूशन शुरू का 2 लिख के दिखा दो, ताकि हम ये जान जाए कि यानी लिखा जाएगा बाकी सब, और बाद बाकी फिर आगे घर से लिख के उसको लाएंगे। और फिर आगे अभी जो है पढ़ाते हैं हार्मफुल कंसिक्वेंस भी। चलिए, सिर्फ 2 काउज को यहाँ एक्सप्लेन करना है, बाद बाकी 6 काउज को जो है घर से एक्सप्लेन करते लाना। उम्र फाइल चेक कर रहे हैं, उम्र तक चेक करते हैं। चलो लिखो लो। कंपल्सन रिएक्शन का नहीं लिखता है, रिएक्शन है नहीं, नहीं है तो हम पढ़े हैं, देखना चाहिए था। कैलोरीफिक वैल्यू का भी एग्जांपल दे सकता है, उसने बताए भी थे। रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, केमिस्ट्री में रिएक्शन का ही इंपॉर्टेंस है। तो बैठ एक्सप्लेन कर लो। होमवर्क कहाँ है, क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं जी इस चैप्टर का, ये नहीं बनाया क्वेश्चन आंसर, बुक क्वेश्चन बनाया है, बुक अलग अलग चलता है, ऐसा हम लोग का अलग अच्छा 9 से सबका मिलेगा। 8 वर्ष इधर उधर का बुक चला देता है स्कूल वाला। 9 में सब एनसीईआरटी फॉलो करेगा। सिलेबस भी सबका जो मैच करेगा। 8 में तो यानी कोई भी कहेगा कि चैप्टर आ रहा है सब नहीं आ रहा है, कोई कहेगा वो आ रहा है ये नहीं आ रहा है। 9 में ऐसा नहीं है, सबका सेम सीरियसली फॉलो कर पाता है ना, इसलिए सबका एक रहता है, उसमें कुछ नहीं किया। छपा है जी, याद है, पूछो पूछें। Why is water not used to, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, why is water not used to distinguish fire होना चाहिए, distinguish fire involving electrical equipment, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो आंसर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर आग लग जाए तो उसमें उसको बुझाने के लिए वाटर यूज नहीं किया जाता है। हाँ, क्योंकि वाटर तो गुड कंडक्टर है। हाँ, बैठो, याद करता है ये भी।
कौन बना रहा है? लो चलिए एक्सप्लेन कीजिए। कैलोरीफिक वैल्यू इसका याद है? Can the process of roasting be called combustion? नहीं, इसमें हीट रिलीज थोड़ी होता है। रोस्टिंग में जो अच्छा रोस्टिंग हाँ हो सकता है, स्लो कंबसन का एग्जांपल होगा। उसमें भी सब्सटेंस क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक और यानी ऑक्साइड में चेंज करता है। दो लिख दिए। दो लिख दिया जी, सब को लिख दिया? नो सर, एक हो गया। अच्छा दो ही लिखना, तो दो लिखो। तब फिर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस भी पड़ेगा इसका। तो पानी पीना। कंबसन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, बोलो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिससे पूछने वो बोलेगा, बोलो। इग्निशन टेम्परेचर, कंबस्टेबल सब्सटेंस का प्रेजेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस का प्रेजेंस भी क्या है, एसेंशियल कंडीशन में आता है ना जी, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबसन। हाँ सर, हो गया जी। सर दो ही लिखना है ना? लिख सर जी सर नेक्स्ट क्लास में क्या क्लास है सर? पिछला क्लास में नहीं किए थे, टेस्ट किया। एयर पॉल्यूशन के कॉज लिख लिए? दो वर्ड रखिए। अगला लिखो, दो वर्ड बाकी, दो वर्ड हो गए। चलो आगे लिखो। क्वेश्चन सर। हाँ क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं, पहले जो है टॉपिक बना देते हैं। लिखो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेकर जानना है। फर्स्ट लिखो, हार्मफुल में डबल एल होता है जी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ, लिखो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट लिखेंगे स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। स्प्रेडिंग ऑफ एयर बॉर्न डिजीज। स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। सेकेंड लिखो इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, दोनों लिखना। शॉर्ट में लिखना। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसी पॉइंट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखा जी? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद तीसरा लिखेंगे एसिड रेन। हाँ, एसिड रेन। हाँ, एसिड रेन हो गया। उसके बाद लिखो ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। सर डिप्लीशन का DEPLETION। ओजोन लेयर डिप्लीशन। LETION। लेयर में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके बाद फिर लिखेंगे वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। हो गया जी, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। देखो ध्यान दो, समझो। इसमें पहला क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। तो एयरबॉर्न डिजीज का स्प्रेडिंग होता क्या है कि पॉल्यूटेड एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस गैस का प्रेजेंस रहता है। नहीं, पॉल्यूटेड एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस गैस का प्रेजेंस होता है। हार्मफुल और पॉइजनस गैस रेस्पिरेशन से जब रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो रेस्पिरेशन से जब इंटर होता है तो इंटर होकर के क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस गैस को हार्मफुल और पॉइजनस गैस बॉडी में इंटर करके और लंग्स में जो है क्या करता है? जो छोटे छोटे कैपिलरीज है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, ठीक ना, लंग्स कैंसर होता है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज होना शुरू होता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए, बात फिर और चार हम बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे तो उसको लिखाएंगे। सर क्लास ओवर ना ओवर नहीं, अभी लिखो। इसको एक्सप्लेन करो। सर सुधार दो यार। रोशन थोड़ा सा बताओ ना। डिफिनेशन लिखा ही नहीं है। अरे वो जो
शुरू नहीं किया। बुक में खोजना बंद कर दो, सब चीज नहीं मिलेगा बुक में, पहले बंद करो ना। मिला जी, अभी वाला पॉइंट मिला। बुक में बहुत पॉइंट नहीं है सर। हाँ नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। हाँ सोच करके सब जो पॉइंट लिखा जा सकता है। इस चैनल मिल जाएगा सर। अस्थमा का खोज के लाना अगला दिन। नहीं मिलेगा सर। अस्थमा काहे नहीं मिलेगा, वही तो बोल। खोज के लाना है, तुम्हारा यही वर्क है। ठीक है मिल जाएगा। चलो देखो AHTHNA, अगला क्या है जी, एसिड रेन है नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो होता क्या है, पॉल्यूटेड एयर में जो हार्मफुल और पॉइजनस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड जब क्या होता है कि सनलाइट की हीट इससे होकर पास करता है तो उसके हीट को ट्रैप कर देता है। सनलाइट इससे जो पास होना शुरू करेगा तो हीट को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्ब कर देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। जैसे पॉल्यूटेड एयर के जो गैसेज है, जैसे मीथेन होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करता है, सनलाइट के हीट को एब्जॉर्ब कर देता है। और हीट को जब एब्जॉर्ब करता है तो अर्थ सरफेस के टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना गया है। ग्रीन हाउस गैस द्वारा सनलाइट के हीट को ट्रैप करना ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके कारण अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। उसके बाद अगला क्या है, एसिड रेन। देखो पॉल्यूटेड एयर के जो हार्मफुल और पॉइजनस गैस है, रेन वाटर से मिक्स होता है तो एसिड बना देता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड H2O से मिल जाएगा, रेन वाटर से मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड H2O से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बनाता है और वही एसिडिक वाटर की रेनिंग होता है। तो एसिड वाटर की रेनिंग होगा तो क्या होगा, पॉन्ड के नेचर को एसिडिक कर देगा, सॉइल के नेचर को एसिडिक कर देगा। ये सब हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल मरने लगता है। पॉन्ड में जाएगा, नेचर एसिडिक कर दिया तो क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल अपने आप मरने लगता है। सॉइल के नेचर को जो यानी एसिडिक कर दिया, सॉइल के फर्टिलिटी को लॉस कर देगा। उसके बाद और आगे क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिकम्पोज होता है, ओजोन लेयर में पहुंचता है तो उसको क्या करता है, डिप्लीशन कर देता है। ओजोन लेयर तो ओजोन को डिकम्पोज करने लगता है, जिससे के कारण उसका क्या होता है, डिप्लीशन होता है, ठीक ना। जिससे सन का हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट अर्थ सरफेस पाने लगा है, जिसकी वजह से एनिमल में स्किन कैंसर डिजीज हो रहा है, हेरिडेटरी डिजीज हो रहा है, प्लांट के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, जिससे प्लांट समय से पहले सूख जा रहा है। और क्या है, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। वाइल्ड एनिमल का बहुत सारा स्पीसीज क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन के कारण जो है डिप्लीशन में चला गया, यानी जो है डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी डिस्टिंक्ट हो गया। जैसे डायनासोर आज गायब हो गए, क्यों, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा। अब बढ़ते हुए टेम्परेचर को सही नहीं किया, उसको जो यानी एडजस्ट ही नहीं कर पाया अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग, जिसके कारण वो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन भी किसकी वजह से होता है, एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ सर, हाँ ये होमवर्क है। लिखो, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये दोनों बना कर लाएंगे। ऊपर वाला जो पूरा काउच को एक्सप्लेन करना था वो, और अभी जो दे रहे हैं वो पूरा लिखो। एक्सप्लेन द harmful effects of air pollution. Explain the harmful effects of air pollution. Okay, thank you सर।
तुम बोले चलो सब बैग पैक करते जाओ। सर अभी टाइम है ना भैया